How is federalism practiced? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. जो constitutional provisions होती हैं वो क्या है, हेल्प करते हैं फेडरलिज्म की सक्सेस में, बट वो क्या है, constitutional provisions sufficient नहीं है. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of the डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आर कंट्री. तो कहते हैं कि जो भी हमें जो फेडरल एक्सपेरिमेंट जो इंडिया के अंदर सक्सीड कर रहा है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कारण ही नहीं बल्कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री की उस करके भी हो रहा है. दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आर कंट्री. तो कहता है कि ये क्या है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं फेडरलिज्म की स्पिरिट को, एक डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करने को, और क्या है जो सारे जो है अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग इकट्ठे रहने के लिए, और क्या अपने आइडियल्स शेयर करें अपनी ही कंट्री में. सो लेट अस have a look at some of the major ways in which this happened. Linguistic states. The creation of linguistic states was first and the major test for democratic politics in our country. तो जो क्रिएशन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो क्या है, पहली और एक जो मेजर टेस्ट था हमारी कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, वो क्या था, क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. If we have a look on the political map of India, when it began its journey as democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of the changes. कहते हैं कि अगर हम नज़र मारे एक इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे कि जब वो 1947 में बना था और अब जो 2017 में है, तो कहता है कि बहुत सारे क्या है हमें चेंजेस नज़र आएंगे हमारे पॉलिटिकल मैप के अंदर. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and the name of the states have been changed. कहते हैं कि जो कुछ पुरानी states हैं उन्हें क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया, vanish कर दिया गया, disappear कर दिया गया, और जो कुछ नई states हैं उन्हें बनाया गया और कुछ नई boundaries discover की गई है, और जो है कुछ states के नाम change कर दिए गए हैं. In 1947, the boundaries of the several old states of India were changed in order to create new states. तो कहते हैं कि 1947 में क्या है, कुछ जो पुरानी states थी इंडिया की उनकी boundaries को change किया गया in order to create new states. This was done to ensure that the people who spoke the same language live in the same state. कहते हैं कि इसलिए हुआ था क्योंकि क्या एक ही सेम स्टेट में रहने के लोग सेम ही भाषा बोले. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी. तो कहते हैं जो कुछ स्टेट्स हैं वो क्या है लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाई गई थी, बट वो रिकॉग्नाइज कर डिफरेंस को, कल्चर के डिफरेंस को, ज्योग्राफी के डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ स्टेट्स बनाई गई थी. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड. When the demand for the formation of the states on the basis of the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो क्या है जब डिमांड बढ़ी हमारी स्टेट्स की फॉर्मेशन में, तो क्या है कुछ नेशनल लीडर्स को ये लगा तो कुछ नेशनल लीडर्स को ये लगा कि ये हमारी कंट्री को क्या है डिसइंटीग्रेट करेंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम. तो क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स को सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए रेजिस्ट कर दिया. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. तो कहता है कि ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फॉर्मेशन थी उसके एक्सपीरियंस से हमें ये पता चला कि कंट्री को क्या है
उन्होंने ज़्यादा यूनाइट कर दिया। अब क्या है, कंट्री आगे से ज़्यादा क्या है, इकट्ठी हो गई, यूनिटी क्या है, बढ़ गई हमारी कंट्री के अंदर। इट ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गई, वो भी ईजी हो गई, कंट्री के अंदर यूनिटी भी बढ़ गई। लैंग्वेज पॉलिसी, द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। जो सेकेंड टेस्ट है इंडियन फेडरेशन के लिए, वो क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसी भी लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कहता है हिंदी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी को उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। बट द हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस। क्या है, जो हिंदी भाषा है वो क्या है, सिर्फ 40% इंडिया के लोग बोलते हैं और वही उनकी क्या है, मदर टंग है। देयरफॉर देयर आर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। कहता है कि बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं दूसरी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिसाइड्स हिंदी देयर आर अदर 21 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज schedule languages by the constitution। कहता है कि हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस है जो कि क्या है, स्केड्यूल लैंग्वेजेस है जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑफ द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कहता है कि अगर कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है तो कोई भी इन 21 लैंग्वेजेस में से वो किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करके क्या है, उसके अंदर उसी लैंग्वेज के अंदर पेपर दे सकता है। द स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। कहते हैं कि स्टेट्स के पास खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। क्या है कि हर स्टेट के पास अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे पंजाब की पंजाब हो गई, ऐसे। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted very cautious attitude in spreading the use of Hindi। कहता है कि unlike श्रीलंका में ये था कि कई तमिल बोल रहे हैं और कई क्या है, श्रीलंका अपनी खुद की भाषा बोल रहे हैं और कई क्या है, हिंदी बोल रहे हैं। बट क्या है कि जो हमारे इंडिया के जो लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स ने क्या है कि बहुत ही ध्यान से क्या है, हिंदी भाषा का यूज़ को क्या है, स्प्रेड किया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज स्टॉप इन 1965। क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या है, एज ऑफिशियल पर्पस यूज़ करने के लिए क्या है, स्टॉप कर दिया गया था इन 1965। तो 1965 में ये हुआ कि क्या जो इंग्लिश है अब उससे एज अ ऑफिशियल पर्पस के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। सो हाउ एवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड द यूज़ ऑफ द इंग्लिश कंटिन्यू। तो क्या है, कई जो स्टेट्स हैं जो यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती तो वो डिमांड कर रहे हैं कि क्या है, इंग्लिश क्या है, दोबारा से कंटिन्यू की जाए क्योंकि हमें हिंदी नहीं समझ आती। In Tamil Nadu, this movement took a violent form. The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purposes। कहते हैं कि इसमें क्या, तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु में रहने वाले लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट किया, प्रोटेस्ट किया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहती कि ठीक है, हम इंग्लिश को क्या है, एज ऑफिशियल लैंग्वेज कर देंगे अलॉन्ग विद हिंदी। मतलब हिंदी तो रहेगी, अब उसके साथ क्या इंग्लिश भी क्या आ गई है। Many critics think that this solution favored the English speaking elite। तो कुछ critics सोचते हैं कि अब क्या है, ये इंग्लिश जो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं ये उनके लिए क्या है, उनके लिए फेवर हो गया। द प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि अब हम क्या हिंदी को प्रमोट करेंगे एज द ऑफिशियल पॉलिसी। तो मतलब प्रमोट हम हिंदी को करेंगे बट एज अ साइड लैंग्वेज इंग्लिश को भी हम रखेंगे कुछ स्टेट्स के अंदर।
सॉरी, कुछ स्टेट्स नहीं, सारी कंट्री के अंदर. द प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. कहते हैं प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थोप दे कि मतलब हर स्टेट हिंदी ही बोले. ये थोड़ी ना है कि मतलब कि हिंदी ही बोले. तो वो कहता है कि जहाँ पे क्या अलग अलग भाषा है तो वो अलग अलग भाषा बोल सकते हैं. प्रमोट का मतलब ये थोड़ी ना कि हम हिंदी इम्पोज कर दें कि हर स्टेट का बंदा हिंदी बोले. The flexibility shown by the Indian political leaders helped our country to avoid any kind of situation that in Sri Lanka finds itself in. कहता है कि जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इतने ध्यान से क्या है रूल्स बनाए जो कि क्या है श्रीलंका की सिचुएशन से हमारी कंट्री बच गई, क्योंकि हमारे इंडियन लीडर्स ने ध्यान दिया हमारी कंट्री की डाइवर्सिटी के ऊपर और सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया. सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. Reconstructing the center-state relations in one more way in which federalism has been strengthened in practice. कहते हैं कि हम restructuring the central state relation भी क्या है एक और दूसरी वे है जिसमें क्या फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं. How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how a ruling parties and leaders follows these arrangements. कहते हैं कि how मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स है क्या है पावर वर्क को शेयर करने के लिए रियलिटी में डिपेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट है जिसमें क्या है रूलिंग पार्टीज और लीडर्स कैसे फॉलो कर रहे हैं इन अरेंजमेंट्स को. For a long time, the same party ruled both at the center and most of the states. कहता है कि एक लंबे समय से क्या है एक ही पार्टी मतलब सेम पार्टी वो सेंटर लेवल पे भी रूल कर रही है और कुछ स्टेट्स के अंदर भी. This meant the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. कहता है इसका मतलब ये है कि क्या है ये जो है स्टेट गवर्नमेंट वो एक्सरसाइज नहीं कर रही अपने राइट्स क्या है एज द ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स. As in when the ruling party at the state was different, the parties rule at the center trying to undermine the power of states. कहते कि जैसे कि जो रूलिंग पार्टी है वो जो सेम थी स्टेट लेवल पे वो डिफरेंट है. अब कहता कि अब क्या है जो स्टेट लेवल पे जो रूल कर रही है वो अलग है और सेंट्रल पे जो रूल कर रही है वो अलग है. तो क्या है जो सेंटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है ट्राई करेगी कि जो स्टेट की पावर्स को है वो दबाए. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. तो कहता है कि पुराने समय में क्या होता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वो क्या करती थी डोमिनेट करती थी और अंडरमाइन करती थी स्टेट की पावर्स को जो कि क्या राइवल पार्टीज कंट्रोल करते थे. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म. कहते हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डोमिनेट की स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को और अंडरमाइन किया स्टेट गवर्नमेंट पावर्स को तो क्या हुआ जो हमारी है स्पिरिट है फेडरलिज्म की वो भी क्या है ख़त्म होने लग गई. All this changed significantly after 1919. This period was called the rise of the regional political parties in many states of the countries. कहते हैं कि ये जो 1990 के बाद ये चेंज दिखने लग गया कि ये जो पीरियड है पॉलिटिकल पार्टी इस पीरियड के दौरान क्या बहुत ज़्यादा क्या है रीजनल पार्टीज का है उत्पन्न होने लग गई बहुत सारी स्टेट्स में. दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ एन एरा कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट. तो 1990 के बाद क्या हुआ इस पीरियड के दौरान क्या है स्टेट्स के अंदर क्या है अलग अलग अपनी पर्टिकुलर रीजनल पार्टी क्या है बननी शुरू होने लग गई. उसके बाद क्या है अब जब ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी अलग अलग स्टेट्स के अंदर तो फिर क्या है फिर कोलिशन गवर्नमेंट भी बनने लग गई at the center. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. तो ये क्या हुआ पावर शेयरिंग का कल्चर क्या है बढ़ने लग गया और क्या है स्टेट गवर्नमेंट को भी उनकी ऑटोनॉमी को भी रिस्पेक्ट मिलने लग गई. This trend was supported by the major judgment of the
Supreme Court that made difficult for the central government to dismiss the state government. So this trend was supported by a major judgment on the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. तो कहता है इसका मतलब ये है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसमिस नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को. अब क्या है, फेडरल power sharing is more effective today than it was in the early years after constitution came into force. तो कहता है जो फेडरल पावर शेयरिंग है वो आज के टाइम पे ज़्यादा इफेक्टिव है रादर दैन कि जब जो कॉन्स्टिट्यूशन है फोर्स के अंदर आया था. Linguistic diversity of India. How many languages do we have in India? The answer depends on how. Upon the one counts. The latest information that we have is from the Census of India held in 2011. कहता है कि हमारी कितनी भाषाएं इंडिया के अंदर है. तो कितनी कहता है ये आंसर है कि मतलब कि कैसे एक बंदा क्या काउंट करता है कि हमें क्या सेंस 2011 के सेंसस से हमें पता चला कि क्या है हमारे पास 1300 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस है जिसमें क्या है कि लोग अपने एज अ मदर टंग क्या है लोगों ने क्या किया हमें बताया कि मतलब देयर आर 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मेंशन एज देयर मदर टंग. तो क्या है 1300 भाषा है जो कि क्या है लोग अपनी एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं. दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस. फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधीरी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप टुगेदर अंदर हिंदी. तो कहते हैं कि कुछ ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं उनको क्या है ग्रुप कर दिया इकट्ठे अंदर सब मेजर लैंग्वेजेस. कुछ मेजर लैंग्वेजेस के अंदर क्या है इन लैंग्वेजेस को रखा गया जैसे कि जो छत्तीसगढ़ी है, रामगढ़ी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो क्या आ गई हिंदी के अंदर ही. तो मतलब ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस को क्या कर दिया इन्होंने हिंदी के अंदर ही डाल दिया. Even after this grouping, the census found 121 major languages. कहते हैं कि अब देखो इन सारी को हिंदी में डालकर भी हमारे पास क्या है अब 121 मेजर भाषाएं क्या है हमारी इंडिया के पास बन गई है. So the census found 121 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 80th schedule of the Indian Constitution and the therefore called scheduled languages. कहता है इनमें से जो 22 लैंग्वेजेस है वो क्या है अब उन्हें क्या कहा गया है स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस और जो बाकी है उन्हें क्या नॉन स्केड्यूल कहा गया है. मतलब जो 28 लैंग्वेजेस के अंदर आती है जैसे कि असामीज, बंगाली, डोगरी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा 22 लैंग्वेजेस के अंदर आती है उसे हम कहेंगे स्केड्यूल लैंग्वेजेस और जो बाकी है उन्हें हम कहेंगे नॉन स्केड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. Others are called non-scheduled languages in the terms of languages. India is perhaps the most diverse country in the world. कहता है कि in the terms of languages के बल्कि तो हमारी इंडिया क्या है बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है लैंग्वेजेस के बेसिस के ऊपर. So a look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. कहता है कि अगर हम एक टेबल के ऊपर ध्यान दें ये जो हमें टेबल दिया है कहता हमें ये पता चलता है कि पूरी एक एज ऑफिशियल लैंग्वेज किसी को भी डिक्लेयर नहीं किया गया